नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के तीसरे एपिसोड के क्लास नंबर 60 यानी 60वें क्लास में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबके बीच लगातार आपके बीच में बने रहने से आपकी जो हमसे एक बंधन जो हमारे आपके बीच में बनता गया है वो स्नेह और प्यार आपका मुझे खींच लाता है। यद्यपि काफ़ी व्यस्तता होने के बावजूद मैं पूरा प्रयास करता हूं कि मैं आपके बीच जब भी मुझे अवसर मिले मैं आपके पास पहुंच जाऊं। जैसा मैंने कल के क्लास में आपसे बात की थी कि मैं इधर 2-3 दिन अपने लेडीज़ डॉक्टर्स के डिमांड कुछ महिला रोगों की चर्चा मैं आपसे करूंगा। जैसा कल मैंने आपको पुरुष के अंग की संरचना के संदर्भ में बातें की थी, वैसे ही मैं या महिला के संबंधित रोगों की चर्चा करने से पहले हमें थोड़ा महिला के जनन अंगों की एक समीक्षा करनी पड़ेगी। चर्चा नहीं बल्कि समीक्षा। प्रकृति ने पुरुष और महिला के प्रजनन अंग और जनन को बहुत ही सोच समझकर उनकी रचना को एक तरीके से प्रस्तुत किया है। महिला के जनन अंग शरीर के बाहरी भाग पर खुलते हैं और महिला के जनन अंगों में इन्फेक्शन होने के चांसेस पुरुषों के जनन अंगों की अपेक्षा 60 गुना अधिक होता है। आमतौर से महिलाएं बैठ करके यूरिन पास करती हैं और उनके जनन अंग जमीन के या टॉयलेट सीट के काफ़ी नज़दीक होता है। इससे इन्फेक्शन की संभावनाएं महिलाओं में कुछ ज़्यादा होती हैं। अगर हम महिलाओं के जनन अंगों की बात करें तो महिला के जनन अंगों को हम बाहर से देखने पे उसका नाम बल्बा कहते हैं और बल्बा दो एक जनन अंग है वो हमारे आँख के समान है। जैसे हमारी आँख की ऊपरी पल्क और निचली पल्क उसके बीच के अंदर हमारी पुतली दिखाई पड़ती है, बिल्कुल सेम संरचना महिला के जनन अंगों की है। बाहर से जो बल्बा या जिसे हम वैजाइना कहते हैं, वैजाइनल चैम्बर कहते हैं, कंप्लीट मिला करके वो दो कोष्ठों से या दो प्रकार के हम वाल्व उनको कह सकते हैं बना होता है, जिसे बाहर की ओर हम कहते हैं लेविया मेजोरा और अंदर की ओर होता है लेविया माइनोरा। इन दोनों के जोड़ पर एक छोटा सा इलायची के दाने के बराबर एक और अंग लगा होता है जिसे हम क्लाइटोरिस कहते हैं। आमतौर से जो क्लाइटोरिस अंग है ये महिलाओं का एक संवेदी अंग है जो ग्रहण करता है और महिला को उत्तेजना प्रदान करता है। ये बाहर के अंग हैं। जो माइनोरा होता है लेबिया माइनोरा, इसके नीचे की तरफ क्लाइटोरिस के नीचे एक पतली झिल्ली होती है जिसमें एक छोटा सा छेद होता है जो बाल्यावस्था तक एक झिल्ली से घिरा होता है। उस झिल्ली को हम हाइमन कहते हैं और इस झिल्ली में जो छोटा छेद होता है वो यूरिन पास करने के लिए या जब लड़की बड़ी हो जाती है तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आरंभ होती है तो उससे अनफर्टिलाइज्ड एग बॉडी के बाहर निकलते हैं। अनफर्टिलाइज्ड एग की बात है, हम इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को 28 दिनों के साइकिल में बांटते हैं। 7 दिनों में ओवरी में ओवम बनते हैं, फिर अगले 7 दिन वो आकर के फैलोपियन ट्यूब में चढ़ते हैं, यानी 14 दिन हो गया। अगले 7 दिन वो फैलोपियन ट्यूब में रुके रहते हैं और इस दौरान अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी इस दौरान अगर पुरुष से संबंध हो गया या इंटरकोर्स हो गया और स्पर्म और ओवम का संबंध हो गया तो फैलोपियन ट्यूब में एग के फर्टिलाइज होने के 99% चांसेस रहते हैं। ये आपका हो गया 21 दिन। और अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ इस दौरान तो फिर अगले 7 दिनों में ये प्राकृतिक रूप से कुछ ब्लड का
खराब पार्ट, जिसको हम डिस्ट्रक्टिव ब्लड कह सकते हैं, जो शरीर के लिए उसका उपयोग नहीं होता है, उस ब्लड के फ्लो में ये अनफॉर्मेड बॉडी के बाहर अगले 7 दिनों में निकल जाते हैं। ये एक प्राकृतिक व्यवस्था है जो 7-7 दिन के साइकिल पीरियड में चलती है। अब चूंकि बात आज हम लेडीज के जनन अंगों में इन्फेक्शन की कर रहे हैं, तो जनन अंगों में इन्फेक्शन के जो लक्षण होते हैं उनमें हम ये कह सकते हैं कि स्वाभाविक रूप से पेट में के नीचे होना, बुखार का आना, खुजलाहट होना, वैजाइनल पार्ट में सूजन होना, खुजली होना, ईचिंग प्रॉब्लम बने रहना, सफ़ेद रक्तस्राव, जब ईचिंग ज़्यादा होगी तो सफ़ेद रक्तस्राव का निकलना, यानी एक तरीके का म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत लचीला होकर के टूट टूट करके पानी के स्राव के साथ बाहर निकलना, और अगर ये ज़्यादा दिन तक रुका रहा तो पस बनने की भी संभावनाएं आ जाती हैं। चूँकि एनस और वैजाइना दोनों की दूरी बहुत कम होती है और इसलिए आमतौर से टॉयलेट के समय मल पदार्थ के बाहर निकलने के बाद साफ सफाई में अगर कमी रह गई तो एनस के बैक्टीरिया भी हमारे वैजाइनल चैम्बर पर अटैक करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर हम गंदे कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, ठीक से सही इस्तेमाल नहीं करते, तो ऐसी दशा में भी वैजाइनल चैम्बर में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभार जो उनके महिलाओं के पुरुष पार्टनर होते हैं, इंटरकोर्स के समय पुरुष को कोई बीमारी है या उसमें कोई इन्फेक्शन है उसके पेनिस में, तो इंटरकोर्स के समय जो इन्फेक्शन होता है वो पुरुष द्वारा भी मिल सकता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि नहाने के बाद हम वैजाइनल चैम्बर को या वैजाइनल पार्ट को ठीक से पोंछ नहीं पाते हैं, गीलापन बना रह जाता है और फंगस इन्फेक्शन हो जाता है। बाद में वो फंगस इन्फेक्शन ज़्यादा परेशान करता है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के वैजाइनल पार्ट एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है जिस पे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही अधिक हैं और केयर बहुत करना पड़ता है। कभी कभार छोटे बच्चों में इस तरीके का केस हो जाता है, बच्चे आमतौर से अंगुली से खुजलाते रहते हैं या मिट्टी वगैरह के कंकड़ डाल देते हैं, मिट्टी के कण डाल देते हैं, उससे भी इन्फेक्शन हो जाता है। बच्चे खुजलाते खुजलाते रगड़ आ जाती है, कट फट जाता है, उससे इन्फेक्शन हो जाता है। या कभी कभी ये भी देखा है कि गया है कि इंटरकोर्स के समय रगड़ से या वहाँ के आसपास की जो वेस हैं उनमें कट फट जाने से ब्लड आ जाता है और ब्लड के कारण भी बाद में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो कुल मिला के बहुत से कारण हैं जो वैजाइनल चैम्बर में इन्फेक्शन दे सकते हैं। अब कुछ की तो जांच करानी पड़ती है और कुछ अपने आप आपको दिखाई पड़ता है या पेशेंट के बताने से आपको समझ में आता है। बात यहाँ पर हम करते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों कि जब इस तरीके के इन्फेक्शन हो जाए तो हम क्या करें। पहले तो हम ये बात कर लें कि इन्फेक्शन से बचने के लिए हम क्या करें। इन्फेक्शन से बचने का पहला तरीका तो ये है कि हमको साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। नहाते समय वैजाइनल पार्ट को भी साबुन से धुलने के बाद उसको अच्छी तरह पोंछ करके सुखा लेना चाहिए, क्योंकि गीलापन नहीं होना चाहिए। प्रकृति ने इस तरीके के व्यवस्था की है उस अंग की कि वो आपस में सटे रहते हैं और पानी का जरा भी बूंद अगर वहाँ पर गीलापन बना रहेगा तो उससे फंगस इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और इस कारण से हम बार बार इस इन्फेक्शन से ग्रसित होते हैं और रोग हमारा जाता नहीं है। ईचिंग होती है, प्रॉब्लम होती है, छोटे दाने निकल सकते हैं। कभी कभार कुछ महिलाओं को जो वहाँ हेयर्स होते हैं उनको साफ करते समय भी कुछ रेजर इन्फेक्शन या ब्लड इन्फेक्शन या अदर केमिकल इन्फेक्शन से भी ईचिंग की प्रॉब्लम आती है और वो ईचिंग प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो पूरे वैजाइनल चैम्बर को ट्रैक कर लेती है और फिर वहाँ से जो सीरम निकलता है वो बाद में पस के रूप में या व्हाइटनेस लिए हुए बाहर निकलता है। तो साफ सफाई हमको रखनी है, विशेष करके साबुन से या डिटॉल से साफ करना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीरियड के समय साफ सुथरे कपड़े का या पैड का इस्तेमाल करना है।
इंटरकोर्स के समय अपने पार्टनर साथी के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए यदि उसको इन्फेक्शन है तो इंटरकोर्स से बचना चाहिए, या किसी अजनबी व्यक्ति से इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए कि ये नहीं पता होता है कि उस व्यक्ति के पास को क्या रोग है। तो ये तमाम ऐसे उपाय हैं जिनसे हम सावधानी पूर्वक रह करके वैजाइनल इन्फेक्शन से अपने आप को रोक सकते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एज ए फिजिशियन आप क्या करेंगे। हमारी जो महिला चिकित्सक साथी इस समय हमारे ऑनलाइन पर हैं, अगर वो सुन रही हैं तो उनके लिए विशेषकर, चूंकि इस तरह के रोगी उनके चैम्बर में अधिक आते हैं, पुरुषों के चैम्बर में ऐसे रोगी बहुत कम आते हैं, तो साफ सफाई के लिए या इन्फेक्शन होने के बाद प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात नहीं करते हैं, हम क्यूरेटिव मेडिसिन की बात करते हैं जो क्योर कर सके। अब दो तरह के हमारे पास रोगी आते हैं, एक तो एक्यूट रोगी, एक्यूट डिजीज वाले, और एक क्रॉनिक डिजीज वाले। एक्यूट डिजीज वालों को हम अगर कुछ ना दे पाएँ और हमें कोई दवा याद ना आए तो सिर्फ L1 और A3 के साथ B और G, अगर रोगी ये बताता है कि हमको खुजलाहट हो रही है, ईचिंग है, हल्का सा पानी आ रहा है या पस की संभावना बन रही है, तो आप बिना सोचे समझे L1, A3, B और G दे दीजिए। हमारे बहुत से साथी आमतौर से ये कहते हैं कि महिलाओं में C1 का प्रयोग किया जाता है। देखिए, यद्यपि ये C1 हमारे अंदर के इंटरनल लेडीज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी ओवरी और यूटेरस की मेडिसिन है C1, और प्यूटरी ग्लैंड को ये प्रभावित करती है। लेकिन जब हमको बाहर का इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर C1 का कोई लेडीज में नहीं दिखाई पड़ता है। इस नाते मैं C1 को प्रिस्क्राइब नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ आपको इतना कहता हूँ कि L1, A3, B और G आप जब देंगे तो वहाँ का जो इन्फेक्शन है वो ऑलरेडी समाप्ति की ओर जाएगा। अब अगर ईचिंग ज़्यादा हो रही है, ये हमने उस दशा में बताया जबकि पानी हो रहा हो या महिला ये कंप्लेंट करती हो कि उसको लगातार पानी निकलता है। अब अगर महिला ये बताती कि खुजली बहुत होती है, चकत्ते पड़ रहे हैं, तो वहाँ पे आप S3 और लगा दीजिए, तो आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा L1, A3, S3 प्लस B और G। B और G को 5 दिन के बाद आपको रोक देना है। दूसरा एक फार्मूला आपको और बनाना है, अगर ईचिंग के प्रॉब्लम के साथ महिला फीवर बताती है तो दूसरा फार्मूला आप बनाएंगे F1, BEN1, यहाँ पर आप C1 देंगे, क्योंकि C1 प्यूटरी ग्लैंड की मेडिसिन है, और प्यूटरी ग्लैंड से जब हमारे वो हार्मोन्स सक्रिय होंगे जो हमारे थर्मोस्टेट को रेगुलेट करेंगे, तो ऐसी दशा में हमको C1 भी देना पड़ेगा, यानी F1, BEN1, C1 और WE। ये बुखार, अगर हल्का सा बुखार या फीवर की शिकायत महिला करती है तो वहाँ पे आपको इस दवा का प्रयोग भी करना होगा। अगर वैजाइनल पार्ट के अंदर, सर्विक्स के पहले और वैजाइना के अंदर, हाइमन के नीचे अगर महिला दर्द की अनुभूति करती है या इंटरकोर्स के समय उसको दर्द महसूस होता है या उसको ये लगता है कि हमको अंदर जलन हो रही है, तो ऐसी दशा में आप S5 और C5 भी दे सकते हैं अलग से मेडिसिन बना करके। S5, C5 के साथ आपको C13 भी जोड़ना पड़ेगा। पूरा का पूरा वैजाइनल पार्ट जो होता है म्यूकस मेम्ब्रेन के एक लेयर से बंधा होता है, तो C13 आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन को रिपेयर करेगी, इस नाते C13 भी आप चुनेंगे। तो ये थे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से संबंधित वैजाइनल इन्फेक्शन के कुछ फार्मूले, कुछ सूत्र। आप इनको आजमाएं और आजमाने के बाद आप अपने रोगियों से इसका परिणाम पूछें। हमारे एक दो साथी कभी कभार ये लिख रहे हैं कि कुछ फार्मूले बहुत जल्दी काम कर जाते हैं और कुछ फार्मूलों में बहुत विलम्ब हो रहा है या काम करने के बाद उसका प्रभाव कुछ कम हो रहा है। तो बार बार बता रहा हूं कि दवा की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी या दवा अगर आप सही बना नहीं पाए होंगे तो परिणाम आपको विलम्ब से मिलेंगे। अगर आपने दवाइयाँ सही बना रखी हैं अपने डिस्पेंसरी में तो आपको रिजल्ट सही मिलेगा, और दवा भी अगर आपकी सही है तो सही मिलेगा। हमारे कुछ साथी D1, D2, D3, D4 स्वयं बना रहे हैं, जबकि ये काम कंपनी का है। तो अगर आप D1, वो आपको कुछ ऐसा माल दे रहे हैं कि आप उससे D1, D2, D3 बना लें, तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि आप उस कैटेगरी के उस क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे अपने घर में या अपने डिस्पेंसरी पर जो उनको बनाना चाहिए था। ठीक है, आप बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्रयास ये करिए कि आप उनसे D3 की ही मांग करिए। और मैं आपको बता दूं कि मेरे लगातार क्लास लेने के कारण
कई फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने हमारे CNS L2 और L3 का कॉम्बिनेशन तैयार कर लिया है 100 ml में। आप अगर जहां से दवाइयां आप ले रहे हैं, कई 3-4, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, 3-4 फार्मास्यूटिकल कंपनी के मैनेजर्स ने मुझसे ये फार्मूला पूछा था, मैंने सबको फार्मूला बता दिया, क्योंकि मैं अपने जीवन में कुछ गुप्त नहीं रखना चाहता। मैं बार बार ये कहता हूं, आप जानते हैं उसको आप ओपन करिए ताकि उस पर प्रयोग किया जा सके। तो मैंने उन फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिकों को अपने फार्मूले बता दिए हैं और मैंने उनसे अनुरोध भी किया है कि आप कम दाम में अच्छी क्वालिटी की CNS L2 और L3 हमारे चिकित्सक साथियों को प्रोवाइड कीजिए, जिससे वो अधिक से अधिक इसको प्रयोग कर सकें। तो मैं समझता हूं कि इस तरीके के प्रयोग होने चाहिए और प्रयोग के साथ आप अपने उस रिजल्ट को अपनी डायरी, पेशेंट का पूरा हिस्ट्री, आपके यहाँ कब आया और कब आपने डिस्चार्ज किया, उसका नाम, पता, और अगर संभव हो तो रोगी के आने के पहले एक वीडियो बना लें और उसकी कंप्लेंट उसके वीडियो पर नोट कर लें। और जब कभी हमको ज़रूरत हो या किसी को ज़रूरत हो या भारत सरकार को ज़रूरत हो तो हम आपको वीडियो को कॉल करें। प्रयास ये है कि आप एक अच्छे चिकित्सक बने। मेरा प्रयास बिल्कुल नहीं है कि आप दिग्गज हों, मेरा प्रयास ये भी नहीं है कि आप लगातार तमाम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अथाह सागर में तैरते रहें और लोगों के भ्रम जाल में रहें। कल भी मैंने आपसे कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं कि आपके मांग पर आपके लिए मेरी किताब जारी है, लिखी जा रही है, समय से उपलब्ध हो जाएगी। और साथियों ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की बात की है, तो मैंने कोशिश किया है कि अधिक से अधिक लैंग्वेज उसकी अंग्रेजी में रहे और हिंदी में भी रहे, और आगे पूर्ण रूप से हम उसको ट्रांसलेट भी कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आज महिला के रोगों की मैंने शुरुआत कर दी है। कल से मैं कुछ और डिटेल में जाऊंगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसमें हमारे साथ सबका नाम आरिफ मोहम्मद जी हैं, आरिफ मोहम्मद के साथ रॉबिन प्रताप सिंह जी हैं, सीमा पांडे जी हैं, रेशम पथरिया जी हैं, बब्बू खान फारूकी जी हैं। आप सब नमस्कार कर रहे हैं, आप सबका नमस्कार स्वीकार है। समीर खान जी हैं, रोशन जी हैं, पंजाब से कोई डॉक्टर साहब हैं जिनका नाम पंजाबी में लिखा है, मैं उसको पढ़ नहीं पा रहा हूं, उन्होंने गुड इवनिंग किया है। सुखदेव सिंह जी हैं और राय साहब यादव जी हैं, बाबा तिवारी जी हमारे लाइन पर हैं, महेश तिवारी जी लाइन पर हैं, नरोत्तम गुरदर्शन लाल और रेशम रेशम पथरला, ये गुड इवनिंग कर रहे हैं सर। एब्सोल्युटली लेक्चर डॉक्टर रेशम पथरला BMS अपना सेंटर बता रहे हैं। तो आप सब लाइन पर हैं, आप सबके अभिवादन को मैं स्वीकार करता हूं। मेरा असली अभिवादन वो है कि आप मेरे फार्मूले को अपना करके अपने डिस्पेंसरी पर अपने रोगियों की सेवा करें और उसका लाभ मिले। रोगी का आशीर्वाद आपको जब मिलेगा तो आपकी सफलता कदम चूमेगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक डॉक्टर अपने 100% केसों में सफलता पा जाए। आप बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, निराश मत होइए। आप फार्मूले का इस्तेमाल कीजिए। 1 रोगी, 2 रोगी, 3 रोगी, अगर आप औसत 100 रोगी देखते हैं तो अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा डॉक्टर हर चिकित्सा पद्धति का केवल और केवल 35% ही 100% सफलता में, यानी 35% ही वो पूर्ण लाभ दे पाता है। बाकी में 65% और फेलेवर होने में 30%, 32%, 22%, 28%, या मान के चलिए कि 30% से नीचे सभी पैथियों के सभी अच्छे से अच्छे और खराब से खराब जो चिकित्सक होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। तो हम आप तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर हैं, अभी तो हम सरकार के प्रयोग में हैं, अपने प्रयोग में हैं, तो हम बहुत जल्दी अपने आप को हतोत्साहित ना करें। अगर हम अपने यहाँ 60% भी रोगी हमको सफल बताता है तो हम अन्य चिकित्सा पद्धतियों के समकक्ष अपने आप को सुपर मान सकते हैं। अभी आज हमारे एक साथी ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के डॉक्टर, उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी कि कोरोना पॉजिटिव में उन्होंने सफलता पाई। मैं उनको इस पोस्ट के माध्यम से बधाई दूंगा, लेकिन उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जब वो कोरोना पॉजिटिव था तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए था। कोरोना पॉजिटिव का रोगी इनके क्लिनिक पर कैसे आया, इनके संपर्क में कैसे आया,
और जो फार्मूला इन्होंने दिया उस फार्मूले पर कोरोना पॉजिटिव पर इन्होंने किस तरीके का प्रयोग किया मैंने इनसे जानना चाहा था, लेकिन इन्होंने लिखा नहीं। मेरा अनुरोध अपने सभी साथियों से कि यदि आप कोई रोग की चर्चा या किसी रोग की चर्चा आप व्हाट्सएप पे करते हैं तो उसकी पूरी समरी लिखा करिए कि आपने ये दवाएं क्यों दिया। जैसे मैंने वेजाइनल ट्रैक्ट के इन्फेक्शन की सारी दवाओं की व्याख्या किया कि ये दवाएं क्यों कर दी जाएंगी, कैसे इनका काम होगा। इसी तरीके से जब आप लिखेंगे तो आप अगर वाहवाही लेने के लिए लिख रहे हैं कि मैंने इस रोग पर तीर मार दिया तो मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन अगर आप अपने साथियों को अपनी बात बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, उसका पूरा ब्यौरा दिया करिए जिससे आपके आगे आने वाले साथी भी उस प्रयोग को कर सकें। हालांकि अभी इस पर संदेह है कि कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट को उन्होंने जो फार्मूला लिखा है उस पर सफलता पाई, क्योंकि रोगी का साक्षात्कार नहीं हो पाया, रोगी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। कई लोगों ने लिखा भी करके ले लीजिए, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि उन्होंने कुछ तो होम्योपैथी में दिया ही होगा। चलिए, उनको सफलता मिली, मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन प्रयास रखिए कि जो दवाएं या जो रोग पर आप कोई चर्चा करते तो उसका पूरा का पूरा ब्यौरा लिखा करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर शंभुनाथ जी हैं इसमें लाइन पर, ये भी आ चुके हैं, तो मैं इनका भी नमस्कार ले रहा हूँ और आप सब अगले क्लास के लिए फिर इनवाइट करता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि कल रात आपसे 9:30 बजे के आसपास फिर मिलूँ। तब ये अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को